ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो ये आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? राइट, ये आप लोग के स्कूल का लास्ट ईयर का पेपर है। तो हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, जितना होगा 30 मिनट्स में देख लेंगे। सो 18th century witnessed the emergence of which new social group in France? यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिडिल क्लास, राइट। तो ये इधर आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा इसका? अरे यार, कुछ ज्यादा ही हो गए ये तो। ये आएगा, राइट, मिडिल क्लास। ठीक है। दूसरा है, ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया इन लेट 1960s आएगा। लेट 1960s। फिर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पालनपुर? सोर्स ऑफ इरिगेशन पालनपुर में क्या है? ट्यूबवेल्स है। बट सही में ट्यूबवेल्स है या नहीं है वो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार देखते हैं इरिगेशन का सोर्स यहाँ पे क्या है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, हाँ, ट्यूबवेल्स, राइट। यहाँ पे इरिगेशन का सोर्स ट्यूबवेल है। चैट में किसी ने कुछ बोला है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो सोर्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पे ट्यूबवेल्स आएगा, राइट। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ यहाँ पे आंसर में, ट्यूबवेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नॉन फार्म एक्टिविटी इज नॉट प्रेवलेंट इन पालनपुर? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यस, राइट आंसर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगा सेव करने के लिए। और जो लोग, ठीक है, और जो लोग इसमें ज्वाइंट होते हैं फिर मैं देख पाऊंगा ना यहाँ पे कोई ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी? इसमें किसने सजेस्ट किया था? इसमें किसने सजेस्ट किया था डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट? तो एक बार चैप्टर के अंदर ही देख लेंगे। ठीक है, मैं चैप्टर के अंदर ही देख लूंगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नॉट नॉट एबल टू डू इट। चैप्टर के अंदर यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो इसमें कंट्रोल एफ करके देखेंगे, डिवीजन ऑफ पावर, ऑफ पावर। लेट्स सी, हाँ, डिवीजन ऑफ पावर किसने बताया था? मोंटेस्क्यू ने, राइट। डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो हम लोग में इसमें आंसर किसके लिखेंगे? मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विच पोर्ट्स ओwe देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड? तो कौन से पोर्ट्स हैं जो स्लेव ट्रेड के लिए, स्लेव ट्रेड की वजह से अमीर हुए? तो आई थिंक ये बोर्डोक्स और नैंटेस यही आएगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई है ही नहीं। बोर्डोक्स और नैंटेस। फिर क्वेश्चन सेवेंथ, मर्सिलेस इज अ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। सो फ्रांस का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन below as assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. China is a democratic country. फिर इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। सर आंसर ए होगा। सो इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं चाइना, क्योंकि उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक उसमें नहीं आता।
चाइना में क्या इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज? तो ये कहाँ पे? हाँ सर, हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, एक मिनट जरूर देखते हैं यहाँ पे। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे मैं लिखूँ चाइना के बारे में, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे आता है इसमें। चाइना के अंदर कुछ और आता है। हाँ, एवरी फाइव, देखो ये लिखा है एवरी 5 years, है ना, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। मतलब देखो यहाँ से पूरा कॉपी करके पेस्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर बन जाता है। सो इसमें अपना आंसर क्या आएगा? एवरी फाइव सर ईयर्स में होगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। वेरी गुड, तो ये राइट है। होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, एक मिनट। एक्सेलेंट, मतलब आपको ये समझ में आता है। हाँ सर आता तो फर्स्ट वाला तो राइट है, लेकिन वो सेकंड वाला जो उसका रीजन है ना वो, हाँ रीजन, रीजन राइट है लेकिन एजर्शन रॉन्ग है। तो रीजन है। हाँ राइट सर है और वही। एजर्शन रॉन्ग है, मतलब कि ये राइट है बट ये रॉन्ग है। ओहो, ये रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने का कौन सा। एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा? एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट, मतलब के डी ऑप्शन। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बहुत सारे लोग इसमें लोचा ना करके आ जाएं बस। जैसे ये वाला, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इन हैंड, दोनों इसमें दिखेगा नहीं। मनी इन हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, या फिजिकल कैपिटल। मनी इन हैंड, स्टोरी ऑफ सर विलेज पार्क। वर्किंग कैपिटल है। पक्का? हाँ सर पक्का। मनी इन हैंड, ओके वेरी गुड। बेटा मैं खाली हर चीज को वेरीफाई करके ही इसमें करूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बाकी सबको भी काम में आएगा। हाँ सर। तो ये रहा, मनी इन हैंड यहाँ पे लिखा है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पे भी है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो मनी इन हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपको पता है जूम जो है ना वो आई थिंक 40 मिनट्स के लिए फ्री होता है, तो जितना हो सकता है उतना इसमें हम लोग कर देंगे। फिर ये मैप है, और ये मैप तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया होगा और आपको उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट जो टिप है इंडिया की, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, तो वो यहाँ पे लिखा होगा आपको, क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट है। तो यहाँ पे 97 पॉइंट ऐसा कुछ करके लिखा है। सो ये रहा आपका आंसर, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी। नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ये रहा, इसका लैटिट्यूड कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट्स आई थिंक। सो ये रहा आंसर, ठीक है। अच्छा है कि एक ने ज्वाइन किया है और मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, थैंक गॉड। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कितनी बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, तो बहुत इजी आंसर है, काफी लोगों को नाम याद रह जाएगा। मिर्जापुर। फिर अब ये देखते हैं पीछे, यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है। होल्ड ऑन जस्ट सेकंड। ये आपको सोर्स जो दिया हुआ है वो दिया है विलेज ऑफ पालनपुर में से। तो ये पैराग्राफ पढ़ के आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बहुत इजी है। इन पालनपुर फार्मर्स ग्रो ज्वार बाजरा ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो यहाँ पे क्रॉप के बारे में लिखा हुआ है कि भाई विच क्रॉप्स आर टिपिकली ग्रोन इन पालनपुर ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में कौन होता है? रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा, इजी आंसर है। देखो, आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई पोटैटो कल्टीवेशन पालनपुर में कब होता है? तो यहाँ पे आंसर दिखा हुआ है, देखो, विच इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, मिल गया आपको आंसर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट क्रॉप इज ग्रोन इन पालमपुर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप उगती है? तो वो भी आंसर इसमें है, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप है। देखो, ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ना आंसर। इन विंटर सीजन दे ग्रो वीट, राइट। तो आंसर क्या आएगा बेटा? वीट आएगा। ठीक है, शुगर केन भी वहां पे दिया हुआ है, वंस अ ईयर, बट आप क्या लिखोगे आंसर में? वीट लिखोगे। और इसके बाद के क्वेश्चन में आपको पता चलेगा भाई शुगर केन का भी आंसर पूछा है ना,
हाउ ऑफन इज शुगर केन हार्वेस्ट इन पालमपुर, कितनी बार शुगर केन हार्वेस्ट किया जाता है? साल में एक बार, वंस एवरी ईयर। सर आपकी ठीक है, आवाज नहीं तो आ ये रही। हो गया हमारा आंसर। डन। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट सोर्स टू। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। इसमें नीचे जो पैराग्राफ दिख रहा है सोर्स टू में, वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर से पैराग्राफ है ना। आई थिंक चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है वही यहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये बहुत छोटा पैराग्राफ है, तो ये आप पैराग्राफ पढ़ भी सकते हो फटाफट विद इन 20 सेकेंड्स, और आप क्वेश्चन के आंसर भी दे पाओगे, है ना। तो शांति से पैराग्राफ पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग रॉन्ग आंसर कभी कभी सिलेक्ट कर लेते हैं। सो पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस। देखो क्या लिखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिटिकल पावर एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर इन फ्रांस। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन जुलाई 1789। ठीक है, symbolizes the beginning of the revolution. This event, अच्छा इसके ऊपर से क्वेश्चन क्या आया होगा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है आपको। क्या क्वेश्चन है? What event symbolizes the beginning of the French Revolution? Symbolizes the beginning of the French Revolution, क्या था वो? It was the storming of the Bastille. ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि इवेंट के बारे में बोला है कि कौन सी इवेंट, इवेंट का नाम बताना है, इवेंट की डेट नहीं बतानी। तो इवेंट का नाम क्या था? द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल टेक प्लेस, ये पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ राइट, रही है। तो हमें तो पहले से पता है क्योंकि हमने वो पैराग्राफ पढ़ा था, तो जुलाई 14 1789 होगा। राइट, तो इस तरह से शांति से पेपर देखना है और आंसर टिक करना है ना। कहीं पे भी जल्दबाजी में रॉन्ग आंसर नहीं टिक करना बेटा। जुलाई 14 1789। डन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल लीड टू। ये वाली जब इवेंट हुई ना, तो उसके बाद क्या नतीजा निकल के आया, इस इवेंट का रिजल्ट क्या आया। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, बट हम लोग देख लेंगे पैराग्राफ में। वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इस इवेंट के बाद क्या हुआ, इस इवेंट की वजह से क्या हुआ। तो देखें कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने देख लिया होगा तो, दिस इवेंट fueled by the anger of the common people against the monarchy's oppressive rule led to the abolition of feudal privileges and the declaration of the rights of man and of citizen। मिल गया हमें abolition of feudal privileges, right? तो वही है आपका आंसर। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ना, वो बाद में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 20। विच डॉक्यूमेंट प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इन्फ्लुएंस्ड सब्सिक्वेंट ह्यूमन राइट्स डेक्लेरेशन। तो सबसे इजी है ये, ऑप्शन डी, द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, है ना। यही है और कुछ नहीं है। आप पैराग्राफ में भी पढ़ के देख सकते हैं। देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, है ना। फिर आगे जो लिखा है, रेवोल्यूशनरी आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट की बात की गई है, तो डॉक्यूमेंट कौन सा था? डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, बस। डन। इसके बाद बहुत ईजी है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सो बच्चों अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि देखो इस पे ना सिर्फ एक ये दिया हुआ है, सिर्फ छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब 2-2 मार्क्स के, है ना। 5 क्वेश्चंस हैं। 21st क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या है 21st क्वेश्चन? व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ रोसोस
फेमस वर्क सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या बोला था, रोशो ने क्या बोला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? तो ये आपको मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में, राइट, है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने क्या बोला था, तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो पीडीएफ है वो देखेंगे, उसमें कंट्रोल एफ करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं उसी पेज पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप लिखेंगे तो आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप बता देंगे that he carried the idea forward. What was that idea? A form of government based on social contract between people and their representatives. ये था उनका मेन आइडिया कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट दो लोग के बीच में होता है, आम जनता और उनके नेताओं के बीच में। सो ये था रोशियो के बारे में। इसी तरह से और भी फिलोसोफर्स हैं, उनके नाम, उनकी बुक्स, उन्होंने क्या बोला है वो आएगा। सो डन, यहाँ पे 2 मार्क्स का हम लोग लिख देंगे आराम से। फिर आगे देखते हैं इसमें। देखो, ये पूरा आंसर आप लिख सकते हो इतना, ठीक है ना, इतना आंसर आप लिख सकते हो। सो चैप्टर पढ़ते वक्त भी आपको टिक कर देना चाहिए कि भाई ये मुझे याद करना है इनके बारे में, और ये जो वाइट स्पेस है वहां पे भी आप लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। क्लियर। फिर देखो दूसरे बंदे के बारे में है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू। इसमें इन्होंने बताया था भी पावर को डिवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर अंदर ही पावर डिवाइड होगी 3 बॉडीज में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर रोशो ने जो बोला था कि भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह से एक और फिलोसोफर है जो पिछले पेज पे है, दैट इज उन्होंने लिखा है टू ट्रीटाइसेस टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसने लिखा है? जॉन लॉक। टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो ऐसे एक टॉपिक करो तो उसके साथ साथ में उसके साथ जुड़े हुए अलग अलग नाम वो भी कर लेना। देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 22। नीचे का बारग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बहुत ईजी है, एकदम मस्त। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें से है ना। इंडिया दिया हुआ है, सबसे बड़ी कंट्री क्या है? रशिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है एरिया के हिसाब से? यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया हुआ, नेम 2 कंट्रीज विच हैव मोर एरिया देन दैट ऑफ इंडिया। सो इंडिया के आगे जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, है ना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, आप इनमें से किसी का भी नाम लिख दो, बस इंडिया का नाम छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्री दिख रही ना, उनमें से कोई भी 2 कंट्री का नाम लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न नेबर्स? हमारे सदर्न नेबर्स कौन है? मालदीव्स है और श्रीलंका, बस ये 2 कंट्रीज है ना, छोटी छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड इट कम टू द पावर? तो इतना एक बात तो क्लियर है कि उसमें लीडर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट, वो लीडरशिप में है। बट कोलिशन जो गवर्नमेंट बनी ना, वो किसके हिसाब से बनी है? इसमें जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्या था कि बीजेपी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली थी, उसके हिसाब से इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, जिसमें बिहार के जो नीतीश हैं पीएम, उनके मतलब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलके और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है केंद्रीय लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। तो वो आप ऐसे इसमें देख सकते हो कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। जब इलेक्शन जीत जाने के, इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद अगर कोई पार्टी पावर में नहीं आ रही ना, कंप्लीटली मेजोरिटी में कोई दिख नहीं रहा, तो कुछ पार्टी सोचती है कि अगर हम लोग एक साथ मिल जाएंगे तो हमारा 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जब सरकार बनती है उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था कि क्या पता मुझे आंसर मिल जाए भाई इसका, कि भाई इस बार कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखा है क्या। सो आपको पता है कि बीजेपी का अपना एक ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उस ग्रुप के साथ जो भी पार्टीज जुड़ी होगी वो अगर मिलके सरकार बनाती है तो भी उसको बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर है, हम लोग लिख सकते हैं, राइट। कोलिशन गवर्नमेंट किसके बीच में बनी है? बीजेपी और बाकी एलाइड पार्टीज के बीच में कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट एनी 2 बेसिक फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप।
डिक्टेटरशिप के दो बेसिक फीचर्स, वी आर अबाउट टू एंड दिस पेपर, है ना। डिक्टेटरशिप के दो फीचर्स क्या होते हैं? एक फीचर तो ये होता है कि डिक्टेटर जो होता है ना, वो अपनी कंट्री में अकेला होता है, एक राजा की तरह। उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैं कंट्रोल F करके इस PDF में फाइंड आउट करता हूँ, क्या पता कुछ लिखा हो जो एग्जैक्टली आपको आंसर की में लिखने में काम में आ जाएगा, है ना। डिक्टेटरशिप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ द डिक्टेटर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में था ना, उनके आर्मी के ऑफिशियल्स, और असली में किसके हाथ में थी पावर? जनरल मुशर्रफ के हाथ में पावर थी। तो ये डिक्टेटरशिप में ऐसा ही होता है, असली पावर एक ही इंसान के हाथ में होती है। ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं आराम से, देखो क्या क्या हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है। और अगर वहाँ पे ना फॉर्मली इलेक्शन होता भी है ना, तो भी रियल पावर जो होती है वो उन लोग के हाथ में नहीं होती जो लोग इलेक्ट हुए हैं। रियल पावर डज नॉट लाई इन द हैंड ऑफ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे सर्च करने का ट्राई किया था कि डिक्टेटरशिप के बारे में और भी अच्छे से कोई लाइन दो चार मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अब देखते हैं आगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के होंगे, दो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। यहाँ पे तो अच्छा है कि ऑप्शन भी दिया हुआ है, गिव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना बेटा सब लोग। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दोनों कर लेना, दोनों के दोनों। और ये जो है ना फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी। तो टोटल इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े, जो आपको याद कर ही लेने चाहिए, है ना, भले पूरा चैप्टर पढ़ो नहीं। ये रहा देखो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट याद कर लेना। सारे पॉइंट करोगे, 6 पॉइंट याद करोगे, तो हो सकता है एग्जाम में 5 पॉइंट याद आ ही जाए, या फिर 3 पॉइंट याद आ जाए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स एकदम मस्त। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसे मैं एक बार पढ़ दूं। Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. देरी हो जाती है ना। फिर elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Last वाला क्या है? Democracy leads to corruption, है ना। तो ये सब जो आप है ये आप लिख देंगे 5 पॉइंट। ठीक है, तो आपको हो सकता है इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, तो मेमोरी पे डिपेंड करता है आपके कि कितना आपने याद किया है अच्छे से। और याद करना, रोज पढ़ना, वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे से। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। एक तरह का कंपटीशन होता है। ऑर्डिनरी पीपल, दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इस तरह की बातें हैं, जहां वो लोग बात करेंगे जो लोग चाहते हैं यार डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग ये सब बोल सकते हैं, है ना। पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के ऑप्शन में है, क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? हाँ है। अगर है तो हमें डेमोक्रेसी के फेवर में आंसर लिखना है, कोई भी 3। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी जो ये टॉपिक है उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखा टॉपिक, इसमें से आप लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके टेक्स्ट में इस तरह से पॉइंट वाइज दिया हुआ नहीं, खाली ये जो डार्क बोल्ड में आपको दिख रहा है ना, यही सब है, वही सब वो टॉपिक है, मतलब वही सब पॉइंट्स है जो आप लिखेंगे, है ना। मैंने ट्राई किया था फाइंड आउट करने का, कहीं पे बोर्ड में कुछ पॉइंट वाइज लिखा हो एक साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे वो जो डार्क बोल्ड में पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आपको लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी या फिर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे,
डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बहुत अच्छा लिया जाता है, जो भी डिसीजन होता है वो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी मतलब 100% अच्छा तो नहीं होता, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ डिस्कस हुआ है ना, इसीलिए। फिर थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जहाँ पे झगड़े हैं, लड़ाई है ना, वाद विवाद है, तो उसको डिस्कस करके सॉल्व करने का भी हमारे पास मेथड है। चौथा पॉइंट क्या है? इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है? डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। खुद की मिस्टेक्स करेक्ट करने का यहाँ पे चांस मिलता है। तो ये सारे हैं पॉइंट्स जो आप लिखेंगे जब आप बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज meant by Indian Standard Time and why do we need a standard meridian in India? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन आखिर होता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे मिलेगा आपको? ये वाले चैप्टर मिलेगा ना, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आप इसमें टाइप करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन तो आपको डायरेक्टली वहीं पे आ जाएगा। देखो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये है इंडिया का स्टैंडर्ड। और आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम लैग होता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जरूरी है, जो कि पास होता है मिर्ज़ापुर से, यूपी के अंदर है वो। और वो पूरे देश के लिए देखा गया है, वो पूरे देश के लिए वो सेम टाइम रहेगा। और हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स ने कुछ इसके बारे में अच्छा आंसर लिखवाया हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओसवाल और ऑल इन वन करके बुक्स है, इनमें भी काफ़ी अच्छे आंसर्स होते हैं, तो उसमें से भी आप देख लीजिएगा। बट मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर कहीं से भी ना मिले कुछ, तो आप कुछ तो लिखें उसके बारे में, तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि ये डी यू नो वाला जो पोर्शन है, डी यू नो, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा है। मिर्ज़ापुर जो वर्ड है वो भी याद रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से जाती है? मिर्ज़ापुर से होके जाती है। 1 वर्ड या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो ना, तो लैटिट्यूड में चेंज आता है। उसके वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट पे असर दिखता है, मतलब डे एंड नाइट आपका टाइमिंग में चेंज आता है थोड़ा। ठीक है। तो ये सब है, और इसके बेस पे भी आप आगे इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके उतना। ठीक है। अभी तक जितना भी था वो मैंने डिस्कस कर लिया है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। सो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। आई होप आप लोग का कल का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।